देखिए जैसे लिखा होता है कि क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी किसका प्रयोग होता है, क्वांटिटी रुपये का उल्टा होता है ना। क्वांटिटी जो है ये व्युत्क्रम अनुपाती किसका होता है, रुपये का होता है। देखिए क्वांटिटी बोले तो मात्रा, मात्रा बोले तो क्या, किलोग्राम है ना। इसमें मात्रा लिखते हैं या माप लिखते हैं कितना किलो होता है ना। जैसे एक रुपये में 5 वस्तुएं देता है ना। अगर 1 रुपये की बात जो आती है क्या कि 1 रुपये में इतना देता है, वो भी किसको हम काउंट करते हैं, वो भी हम इसमें क्वांटिटी के अंतर्गत हम बात करते हैं। जैसे जो 950 ग्राम होता है बेईमानी करता है ना, 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम देता है, तो ये क्या है, ये सब क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। और एक रुपये वाली बात और 950 ग्राम वाली बात किस में आता है, क्वांटिटी में आता है ना। और क्वांटिटी का जैसे उल्टा क्या होता है, रुपया होता है। बात कर लेते हैं एमआरपी क्या है। देखिए जो खरीदते हैं उससे जो बढ़ा के जो अंकित करते हैं वही तो क्या कहलाता है, एमआरपी कहलाता है। और अब बात देखिएगा, हमेशा रुपये को ऊपर रखेंगे, रुपये प्रति वस्तु। जैसे अब कोई लिखा कि 10 रुपये प्रति वस्तु, जैसे 10 रुपये की एक वस्तु है, 10 रुपये की एक वस्तु। जैसे यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि रुपये देखिए ऊपर हमको रखना है हमेशा, और वस्तु कहाँ पे रखना है, वस्तु हमको नीचे में से रखना है। जैसे यहाँ पे क्रय मूल्य सीपी है ना, इसमें अगर कुछ लाभ या हानि लेते हैं उसके बाद वस्तु को क्या बेचते हैं। और जैसे एमआरपी होता है तो एमआरपी में कुछ जो छूट दे दिया, छूट देने के बाद जो बेचते हैं तो एसपी आ गया। फाइनली एसपी से क्रय मूल्य से सीपी से एमआरपी के बीच जो भी काम होता है वो किसका डिफरेंस क्या होता है, एम का आता है। एम का मतलब क्या होता है, मार्कअप है ना। मतलब मार्कअप क्या होता है, मार्कअप में से देखिए मार्कअप जो इन दोनों के भी अंतर क्या होता है, मार्कअप होता है। मार्कअप देखिए ये होता है जिसमें किसी वस्तु पर या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, है ना। या तो लाभ होता है, हानि तो फिर उसको वस्तु को बेचते हैं। या जो एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं, है ना। तो मार्कअप क्या होता है, जब या तो हम प्रॉफिट या लॉस होगा या तो हम डिस्काउंट दे देंगे, है ना। प्रॉफिट कैसे होगा हमको, देखिए प्रॉफिट किस पे काम करता है, हम लगाएंगे इफेक्ट काम करता है। जब प्रॉफिट कब होगा, जब हम क्रय मूल्य से ज़्यादा की वस्तु बेचेंगे, है ना। सीपी से एसपी ज़्यादा बेचेंगे तभी हमको लाभ होगा। अब डिस्काउंट बोले तो डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, डिस्काउंट हमेशा हम एमआरपी पर देते हैं। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे देते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं, बेचते हैं। तो एमआरपी नीचे ऊपर क्या हो गया, एसपी हो गया। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप जो होता है वो क्रय मूल्य से बढ़ा हुआ मूल्य, क्रय मूल्य से खरीद मूल्य से बढ़ा हुआ मूल्य जो अंकित करते हैं। तो क्रय मूल्य बोले तो सीपी से बढ़ा हुआ मूल्य बोले तो क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य ही क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है। तो सीपी से एमआरपी क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है ना। सीपी से अधिक मूल्य अंकित मूल्य ही मार्कअप कहलाता है। और क्वांटिटी जैसे व्युत्पन्न होती है 1 रुपये की। अगर हमको जैसे निकालना है कि पी इफेक्ट निकालना होगा, प्रॉफिट कितना इफेक्ट है, तो सभी हम लाभ को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको डिस्काउंट निकालना है तो सभी को डिस्काउंट से गुणा कर देंगे। ये फार्मूला यूनिवर्सल है। जैसे पी एम जी जैसे होता है तो PMD याद रखना, क्या रखना है, PMD। P% बराबर M% इंटू D%। प्रॉफिट कब होगा, जब हम क्रय मूल्य से अधिक की वस्तु बेचेंगे तो CP फिर होगा SP। हमेशा इस टाइम में क्वेश्चन पहले नीचे वाला लिखते हैं। ये M क्या है, देखिए M यहाँ पे है मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज बोले तो CP से अधिक या ज़्यादा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बोले तो MRP, है ना। और डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट हमेशा हम किस पे देते हैं, डिस्काउंट हमेशा हम एमआरपी पे देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो ये हो गया, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप उसको ये याद कर लीजिए कि लाभ हमेशा सीपी को इधर सरका दो, सीपी इधर हो जाएगा, एसपी को उधर लास्ट में भेज दो। सीपी को उधर, एसपी को उधर भेज देंगे और एमआरपी से गुणा भाग कर देंगे तो हमारा कैंसिल होगा। तो फाइनली क्या आएगा, यही हमारा आएगा। जैसे लिखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदते और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है और उस पर 25% पर लाभ पर बेचता है, तो बताओ उसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। देखिए बेईमानी होता है, बेईमानी का मतलब क्या होता है कि हम किसी वस्तु से ज़्यादा खरीद लेंगे, है ना। या 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम देंगे। तो बेईमानी का सेंस होता है कि लाभ या अधिक वस्तु लेता है। और छूट में क्या होता है, हानि मीन्स कम, है ना, कम पर वस्तु बेचता है। जो छूट हो गया तो मतलब कि हानि हो गई है कि जो है कम वस्तु पर बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति वस्तु खरीदते हुए बेचते समय 20% की बेईमानी करता है और फिर भी उसे क्या होता है ये, और उस पर जो 25% का लाभ और उस पर
25% लाभ पर बेचता है, मतलब 20% की खरीदते और बेचते समय बेईमानी। एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते हुए बेचते समय 20% की बेईमानी करता है और उस पर 25% लाभ पर बेचता है, मतलब और फिर जो है 25% उसको किससे बेचता है, लाभ पर बेचता है। तो बताओ उसे कुल कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई। तो जाहिर सी बात है, बेईमानी किया तो लाभ ही होगा, हानि इसमें होगी नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि ये दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, मतलब खरीदते समय जैसे हम है ना, खरीदते के समय जैसे 100 जैसे 20 मानते हैं, खरीदते समय 100 ना खरीद करके ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि बेईमानी कर तो ज़्यादा होगा। और बेचते समय 100 ना देकर कम देता है 20, है ना, तभी तो 120 का रेशियो होगा। तो इसका काटेंगे 3 दो। अगर हम जानते हैं कि मात्रा का जैसे उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी का उल्टा क्या होता है, रुपया होता है, या मात्रा का उल्टा क्या होता है, रुपया होता है। मैंने अभी आपको भी बताया था, है ना, मात्रा का उल्टा रुपया होता है, 2 3 आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचता है, 25% मतलब 1/4। मैंने आपको ये बताया था कि जो कुछ आया हमको लाभ निकालना, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पी इफेक्ट निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आया है उसको हम सब पे मल्टीप्लाई कर दें अगर, जैसे, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या है, 2/3 है, यहाँ पे इसलिए क्या लिखा है, 2:3 लिखा हुआ है। तो इस टाइम को देखिए, मैंने बताया था आपको कि हमेशा हम देखिए पहले क्या लिखते हैं, हर वाला लिखते हैं, उसके बाद हम अंश वाला लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, लाभ हो रहा 2 लिखा, फिर 1 वृद्धि होगी, है ना, 2 लिखा तो यहाँ 3 लिख दिया, 1। तो इसको यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे लिख दिया 1 क्योंकि हवा की वृद्धि हो गई, मतलब लाभ को आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे ज़्यादा हो गया, 3 हो गया। या अब इसकी जो मात्रा लिखा है इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, ये भी चल जाएगा। 3/2 लिखा, 3/2 लिख दिया। यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा था तो 4 लिखा, 1 वृद्धि, 4 पे कितने 1 की वृद्धि हुई तो लिख दिया, देखिए 5 लिख दिया। गुणा कर देंगे, 5 15, 4 दूनी 8 आएगा। यहाँ देखेंगे कितने की वृद्धि हुई, 8 से 15, कितने की वृद्धि हुई, 7 से, कहाँ से हुई, 8 से, गुणा 100 कर देंगे। तो देखिए 7/8 गुणा 100, हम जानते हैं कि 1/8 गुणा 12.5 होती है, तो गुणा 7 कर दे तो 87.5 हमारा आंसर आ गया। देखिए बेईमानी वाले सवाल मात्रा और रुपये से हल करते हैं, व 1 रुपये वाले भी मात्रा और रुपये से हल करते हैं। अब से यहाँ पे लिखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% का छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है, तो बताओ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट जाते हैं। देखिए हम जानते हैं कि छूट के बाद सीपी और लाभ के बाद एमपी। 10% की छूट दे रहा है तो छूट के बाद क्या होगा, सीपी होगा, 90% होगा, छूट है जो कि, है ना, तो सीपी होगा, 90% होगा, ये देखिए लिखा है। और लाभ कमाता है, लाभ के बाद क्या होता है, एमपी वो तो लाभ होता है, तो 125% देखिए यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बताओ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो 90 से 125 कितना ज़्यादा है, 90 से माइनस कर लेंगे, कहाँ से तुम्हारा आ जाएगा, तो ये रेशियो क्या जाएगा, 18:25। ये इसका यूनिवर्सल मेथड है, PMD, P% बराबर M% इंटू डी। देखिए प्रॉफिट क्या होगा, जब सीपी से एसपी, भाई सीपी इधर, एसपी इधर, एमएसपी से कर देंगे। देखिए सीपी बात कर रहा है ना, मान पुट कर देंगे यहाँ पे हम। देखिए ये क्या है, प्रॉफिट है ना, ये इसको लिखिए यहाँ, लेकिन इसको मतलब आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा है 25%, 25% मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4 का मतलब 4 पे 1 की वृद्धि तो 5 हो गया। और मार्कअप हमको तो नहीं दिया है। और डिस्काउंट देखिए, हमको जितना भी डिस्काउंट दिया होगा, जो 10% है, 20% है, 30%, जितने का जो भी डिस्काउंट दिए होंगे हम तक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब डिस्काउंट लिखा है ना। अभी 10% का डिस्काउंट, 10% मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10 का मतलब इसमें बताया आपको, पहले आपको हर लिखना है, 10 रुपये पे 1 रुपये का वो देना डिस्काउंट, तो 9 हो गया। अब यहाँ से हम MRP और CP का हमको जो है निकालना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो यहाँ से इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो वही निकालेंगे, 18 से 25 कितना आएगा, 7 ज़्यादा, कहाँ से, 18 से गुणा 100 कर देंगे, तो 1/18 हल कर लेंगे तो कितना आएगा, 38.88% आएगा। एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 वस्तु बेचता है तो 10% की हानि होती है। देखिए एक व्यक्ति जो है 1 रुपये में 5 वस्तु बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है, तो बताओ 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में कितने वस्तु बेचनी होगी। देखिए अब यहाँ पे काम आएगा वो वाली बात कि रुपये और वस्तु। मैंने बताया था आपको कि 10 रुपये कोई प्रति वस्तु है या 1 रुपये प्रति वस्तु, रुपये को ऊपर रखते हैं, वस्तु को नीचे रखते हैं। तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 वस्तु बेचता है तो 1 रुपये में देखिए 1 रुपये ऊपर रख दिया और 5 वस्तु नीचे रख दिया। 1 रुपये में 5 वस्तु बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती बोलो तो 90, और ये समानुपात का लगा दिया। तो कह रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए 25% का लाभ जो है ना, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में वस्तु बेचनी होगी। तो देखिए हम सबसे पहले ये जो रेशियो लिखते हैं इसमें देखिए सबसे पहले हम रुपये बटे वस्तु लिखते हैं, तो इसके बाद लाभ या हानि जो कुछ होगा। तो उसी तरह यहाँ पे हमको कह रहा है कि उसे कितने रुपये में कितने वस्तु बेचनी होगी। तो हमने मान लिया कि 100 रुपये में
कितना लेना है, 25% लाभ लेना है तो मतलब 125 लिख दिया, 25% लाभ था तो 125 लिख दिया, 10% हानि था तो 90 लिख दिया। अब बाहर से गुणा अंदर से अंदर गुणा कर देंगे, कितना आएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगा हमारा। देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि 1 रुपये में 5 वस्तु बेचता है तो 10% की हानि होती है, तो बताओ 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने वस्तु में बेचे। मतलब यहाँ पे बेचने की बात हो, यहाँ बेचने की बात हो, मतलब मान समान है, मतलब इसको हम कैसे हल करेंगे, समानुपात से हल कर लेंगे। तो यहाँ से इसका मान ये देखिए हल करेंगे, कितना आएगा, x बराबर 4/15, मतलब 4 रुपये में 15 वस्तु बेचेगा, तब उसको क्या होगा, 25% का लाभ होगा। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% और बेचते समय 40% की चोरी या बेईमानी करता है तथा वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, ज्ञात करो उसे कुल कितने % की लाभ या हानि होगी। देखिए इससे पहले वाले इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा था, खरीदते हुए बेचते समय 20% की हानि 20% की बेईमानी कर रहा था, मतलब खरीद रहा तो हमेशा क्या वो बेईमानी करे तो ज़्यादा लेगा, है ना। खरीद रहा तो क्या करेगा कि 100 थोड़ी लेगा, वो ज़्यादा लेगा। और जब वो वापस कर रहा है या बेच रहा है तो वो 100 ना देकर 80 देगा, मतलब 20 कम देगा, मतलब कुल मिला के बेईमानी ही कर रहा है। उसी तरह यहाँ क्या कर रहा है कि एक बेईमान दुकान खरीदते समय 20% की खरीदते समय क्या कर रहा है, 20% की बेईमानी करता मैंने बताया था आपको, बेईमानी का मतलब होता है लाभ, मतलब ज़्यादा लेता है, बेईमानी में कम कोई नहीं लेता, बेईमानी में सब ज़्यादा लेता है। क्या कर रहा है कि खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, 20% की बेईमानी बोलो तो लाभ तो 120 हो गया। और क्या कर रहा है, बेचते समय बोलो तो बेचते समय मतलब कि कम देगा, कोई वस्तु बेच रहा है तो 100 मानते हैं, कम देगा तो कितना होगा, 60 होगा। इसका रेशो 2:1 का रुपये का, इसका क्या होगा, जैसे अपोजिट होगा 1:2 आएगा। इसका मतलब कितना कि 1/2। और क्या कह रहा है कि वस्तु को बेचते समय 10% हानि में बेचने का दावा करता है, मतलब 1/10 आ गया। तुमको क्या निकालना कि ओवरऑल तो उसे कुल कितने % की लाभ या हानि होगी। देखिए बेईमानी में हमेशा लाभ होता है, हानि कभी होती ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर निकाल लें अगर हम, देखिए इस टाइम में हमेशा मात्रा वाला जो रेशियो लिख देते हैं चुपचाप हम 2/1, है ना। सबसे पहले मात्रा का रेशियो लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हानि हो रहा है, मतलब पहले हर 10 में से 1 हानि हुई तो 9 हो गया। यहाँ से देख लेंगे काट लेंगे तो 5 से 9 हुआ, कितने की क्या हुआ, वृद्धि हुई 4 हुई, कहाँ से 5 गुस्सों कर देंगे, है ना। अब 4/5 लिखा तो 1/5 हम जानते हैं क्या होता है, 20% होता है। 1/5 20% होता है तो 4 गुणा कर देंगे, कितना होगा, 80% हमारा आ जाएगा। एक व्यक्ति 5 रुपये में 12 वस्तु बेचता है और तो 20% का लाभ होता है, तो बताओ उसे कितने रुपए में कितने वस्तु बेचे कि 20% की हानि हो। देखिए 5 रुपये में, ये देखिए 5 रुपये में क्या कर रहा है, 12 वस्तु बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, मतलब कि 120 लिख दिया। तो उसका कितने रुपए में, देखिए पहले हम रुपये बटे वस्तु का लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे मतलब दूसरे में हम लाभ या हानि % का लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करा कि मैंने मान लिया कि 100 रुपये रहा, 20% के हानि तो 80 लिख दिया। अब बाहर गुणा अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा कि 5 रुपये में 18 वस्तु हम करेंगे। एक व्यक्ति 5 रुपये में 7 वस्तु खरीदता है तथा 10 रुपये में 11 वस्तु बेचता तो उसे 105 रुपये का लाभ होता, तो बताओ उसे कितनी वस्तु खरीदी थी। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 रुपये में क्या कर रहा है कि 7 वस्तु खरीदता है, बोले तो CP हो गया। और 10 रुपये में 11 वस्तु बेचता है, मतलब SP लिख दिया। 10 रुपये में कितनी बेचता है, 11 वस्तु बेचता है, तो उसे कितना लाभ होता, तो उसे 105 रुपये का लाभ होता है। तो बताओ उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी। तो देखिए जो 105 रुपये का लाभ है, इसको पता करने के लिए पहले चेक करेंगे, जो नीचे हल लिखा है हम इसका कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 11 और 7 एलसीएम लेंगे, 77 आएगा। 77 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो 55 आएगा। 70 आएगा। यहाँ से कितना लाभ हो रहा है, 15 का। और यहाँ पे कितना 105, 1/7 आ गया। हमने संख्या कितनी हमारा 77 मांगा था, या एलसीएम 77 मांगा तो 77 निकालने कितना आएगा, 539 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति वस्तु 12.5% 11% के 2 लगातार बट्टे देता है, बट्टे डिस्काउंट देता है, और उसके बाद उसे 20% का लाभ होता है। तो बताओ MRP और CP का अनुपात क्या होगा। देखिए मैं बताया था आपको, देखिए जब भी आपको परसेंटेज की वैल्यू दो हो, कुछ भी कहे तो आप तो ये लगा सकते हैं, ये फार्मूला हर जगह लग जाएगा। P% बराबर N% और D%। इससे क्या है, एक व्यक्ति 12.5% और 11% 2 बट्टे देता है या छोड़ देता है, बात एक ही है ना। यहाँ पे जैसे जितने भी दिया होगा हम डिस्काउंट की जगह पे देखिए यहाँ पे लिख देंगे, है ना। P% बराबर क्या होता है, लाभ, मतलब प्रॉफिट बराबर मार्केट % बराबर डिस्काउंट % है ना। प्रॉफिट मार्केट % डिस्काउंट %। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब 1/5 मतलब लाभ हो रहा है, मतलब 1/5 में 1 वृद्धि को 6 होगा, है ना। हमको यही निकालना है कि MRP CP का अनुपात निकालना है। यहाँ पे क्या है कि 12.5% मतलब क्या होता है,
और सही क्या होता है, बट्टे देता है या छूट देता है या हानि देता है। बात देखिए तो 12.5 का 1/8 होता है। मतलब इस लिखा यहाँ पे लिखा भी है कि इस टाइप में सबसे पहले हर लिखना है, फिर अंश लिखेंगे। मतलब लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है तो 8 लिख दिया, यहाँ पे 1 घटा दिया 7 हानि हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है 11.11 में 1/9 होता है तो ये घटा दिया 8 आ गया। अब यहाँ से हल कर लेंगे, कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 54/35, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या निकालना था, MRP और CP का अनुपात निकालना था। एक संख्या में पहले p% बढ़ाया जाता तथा उसके बाद q% घटाया जाता पुनः जो है क्यों, देखिए यहाँ पे क्या अलग, एक संख्या में पहले p% बढ़ाया जाता है, क्यों घटाया जाता है, पुनः क्यों घटाया जाता है और p बढ़ाया जाता है तो संख्या अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। तो बताओ कौन सा कथन सही है। देखिए इस पे ये मान होता है, अगर पहले और आखिरी मान सेम है ना, मतलब पहले अगर फर्स्ट और फाइनल और इनिशियल वैल्यू, अगर पहला और आखिरी मान सेम है तो एक बढ़ेगा तो अवश्य एक घटेगा, या एक अगर घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। और सेम वैल्यू ही दोनों में है ना, और जो घटे या बढ़ेगा वो क्या होगा, वो देखिए आप देखेंगे सेम वैल्यू हो कम या ज़्यादा होगी, है ना। ये लिखा कि पहली और आखिरी सेम है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और सेम वैल्यू ही दोनों में घटे या बढ़ेगी तभी तो अपरिवर्तित रहेगा। देखिए जो परसेंटेज का मान होता है, लेकिन ये जो है सही रहता है, परसेंटेज वैल्यू में इंक्रीज वैल्यू ज़्यादा होती है और डिक्रीज वैल्यू कम होती है ना। ये इसका जो है सीधा नियम होता है। अगर इनिशियल और फाइनल वैल्यू मतलब प्रारंभिक और अंतिम वैल्यू सेम है, अर्थात अगर मान या संख्या अपरिवर्तित रहता है तो जो वैल्यू बार घट रहे होंगे वही वैल्यू बढ़ रहा होंगे, है ना, तभी तो मान अपरिवर्तित या पूर्ववत रहेगा। प्रारंभिक मान बराबर अंतिम मान, तो एक घटेगा तो दूसरा वैल्यू ही घटेगा। इसमें प्रतिशत मान में इंक्रीजिंग वैल्यू बड़ी होती है तथा डिक्रीजिंग वैल्यू छोटी होती है। अब जैसे यहाँ पे 1/2 में जैसे वृद्धि हो रहा है तो अगले में क्या होगा, कमी होनी चाहिए। जैसे अगर किसी में बोल रहा है कि 1/2 में वृद्धि हो रहा है, इसमें देखिए हर में जो होता है इसमें मतलब उल्टा कम होता है। जैसे 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा, तो ये पूछे कौन छोटी कौन बड़ी है, तो 1/2 1/3 में 1/3 जो है छोटी है और 1/2 वैल्यू बड़ी है। कैसे बड़ी है, तुरंत आप इसका परसेंटेज मान निकाल लें। 1/2 का होता है 50% होता है ना। तो परसेंटेज पहले से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हर का मान छोटा है, कौन सा हर का मान बड़ा। लेकिन अंश बटे हर में इसमें उल्टा होता है, जैसे 1/2 1/3 में 1/3 छोटी है, 1/2 बड़ी है। लेकिन अगर आपको डिसाइड करना है, नहीं कन्फर्म हो रहा है, तुरंत आप इसका परसेंटेज मान लिख दीजिए, है ना। अभी बात लिखाइए 1/2 में जैसे वृद्धि हो रहा है तो अगले में कमी होनी चाहिए तभी तो मान पूर्ण रहेगा। तो हम इसमें उल्टा काम तो इसमें हम अंश को वैसा और सेम अंश को वैसा ही लिखा रहने देंगे, मतलब इससे परिवर्तन करना है तो इसमें वैसे वृद्धि हो रही है ना। अंश को क्या कर रहा है तो हम उल्टा काम कर देंगे, तो हम अंश को वैसा लिखा रहने देंगे जो सेम जो है लिख देंगे। परिवर्तन हमेशा हर में करते हैं। देखिए वैसे हम जनरली हमेशा परिवर्तन किस में करते हैं, परिवर्तन हमेशा अंश में करते हैं, है ना। परिवर्तन हमेशा अंश में करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा नियम फॉलो हो रहा है ना। फॉलो कुछ नहीं हो रहा। देखिए 1/2 क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, तो मैंने बताया आपको कि देखिए अंश को देखिए उसको उल्टा लिखा रहने दें कि इसमें देखिए उल्टा नहीं हो रहा। देखिए सब में देखिए जो जनरल फार्मूला हमारा है, परिवर्तन हमेशा अंश में होता है, हर हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, अंश हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो 2 में से 1 बढ़ा दे 3 हो गया, है ना। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मान 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है। कैसे छोटा है, तो अंदर परसेंटेज मान लीजिए कि 50% है, ये कितना है 33%। तो ये देखिए मान छोटा है, ये मान क्या है, बड़ा है। इसी तरह देखिए 3/10 से वृद्धि होगी, है ना। तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक यहाँ पे कमी होनी चाहिए। 3 देखिए यहाँ पे 3 लिखा रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपको हर यहाँ पे लिखना है। यहाँ वृद्धि हो रहा है तो 10 में 3 जोड़ दो, लिख दो। यहाँ पे कमी हो रहा था तो 10 में से 3 से हम घटा के लिख देते थे, है ना। मैंने बताया आपको कि इसमें देखिए परसेंटेज वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और इंक्रीज होती है, और परसेंटेज वैल्यू जो है क्या होती है, बड़ी। इसमें से मैंने बताया आपको कि इंक्रीजिंग वैल्यू बड़ी होती है, डिक्रीजिंग वैल्यू छोटी होती है। देखिए p% बढ़ाया था, p% बढ़ाया था, q% घटाया था। तो p% बढ़ाया था मतलब p% वैल्यू बड़ी होगी और q% वैल्यू छोटी होगी। तो ये देखिए इसका मान जो है यही सही होगा, है ना। और रही बात यहाँ पे ये देखिए कि 100% से था, है ना, 100% था। अब यहाँ पे देखिए अगर 20% की कमी हो रही है, ये देखिए 20% कमी होगी तो 20% की ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। तो कमी होगी जब वृद्धि होगी तभी तो मान वही रहेगा। तो देखिए 1/4 ही जनरली वही हमारा आ जाता है। जैसे लिखा कि 150 को 1% घटाया जाता है जबकि 90 को 1% बढ़ाया दिया जाता है, तो दोनों के परिणाम देखिए समान आते हैं। तो बताओ 140 का x + 10% कितना होगा। और रही बात देखिए मैं बताया आपको कि जो वैल्यू
घट रही होगी वही वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही होगी। तो देखिए यहाँ पे 1% घट रहा है तो 1% देखिए बढ़ रहा है ना। तभी देखिए आपको पता है कि दोनों के मान समान होंगे या अपरिवर्तित रहेंगे पूरे रहेंगे। तो हमको देखो इसका मान निकालना है। देखिए 150 को दिया था और क्या दिया था 90 दिया था। इसको अगर इसको हम काट कूट लें तो कितना आएगा 5:3 आएगा इसी का, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या निकालना हमको, देखिए इसको याद रखना कि अंतर बटे योग रखेंगे। अंतर देखिए ऊपर संख्या कितना, संख्या ऊपर कितना है ना। संख्याओं में अंतर कितना है तो 60 का है, और रेशियो में योग कितना लिख देंगे, मतलब अंतर बटे योग लिख देंगे। तो यहाँ पे अंतर कितना है, संख्या में अंतर जो है 150 और 90 में अंतर कितना है 60 का, अंतर बटे योग तो अंतर हो गया 60 बटे योग कितना 5 3 8 आ गया, गुणे कर देंगे। यहाँ पे कोई वैल्यू लिख सकते हैं 3/90 लिख सकते हैं या 5/150 लिख सकते हैं, मान वही आएगा। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए 3/90 लिख देते हैं, गुणे 100 कर देंगे क्योंकि वो परसेंटेज मान निकाल, क्योंकि हमको क्या निकालना है परसेंटेज मान निकालना है। यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25% आ गई। हम क्योंकि उसका मान निकालना है 140 का एक्स प्लस 10%, मतलब 140 का एक्स प्लस 10% मतलब 25 10 35%। 140 के 35% निकालेंगे तो 50 हमारा आ जाएगा। बस मेन बात हमारी थी अंतर बटे योग। जैसे लिखा एक संख्या को 14.28% बढ़ाया था तो संख्या को कितने परसेंट कम या अधिक कर दिया जाए कि संख्या मूल स्थिति में रहे। देखिए 14.5% बढ़ाया, 14.5% का मान क्या होता है 14.28% मान क्या होता है 1/7 होता है। क्या होता है 1/7 क्या हो रहा है बढ़ा रहा है ना, 1/7 का बढ़ा रहा है। तो हम जानते हैं कि ऑटोमेटिक एक कम करना पड़ेगा तभी मान जो है आपूर्ति रहेगा, वरना मान आपूर्ति नहीं रहेगा। देखिए मैं बता आपको अंश का मान देखिए वही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे 8 लिख दिया। अब हम जाने 1/8 किसी वाले 1/8 12.5% को, तो 12.5% हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका आंसर आ गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतने बढ़ाया जाता है, मतलब ये 14% क्या 1/7 होता है, मतलब 7 से 8 की वृद्धि हुई। यहाँ पे देखिए कहाँ से 1 से, है ना, 7 से 8 हुई 1 लिख देंगे, बटे में 8 लिख देंगे तो हमारे वो भी आ जाएगा। 240 को पहले 11% घटाया जाता है और m% बढ़ाया जाता है। पूर्ण संख्या को m% देखिए यहाँ पे m% बढ़ा रहा है तथा पुनः m% बढ़ाया जाता है और 11 घटाया जाता है, यहाँ भी 11 घटाया जाता है। तो यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। दोस्तों संख्या अपरिवर्तित रहती है तो बताओ इनका मान क्या। जैसे हम देखा संख्या अपरिवर्तित रहती है तो प्रक्रिया को चाहे जितनी बार दोहराएं मान देखिए वही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा कि 11.11% जो हम माइनस घटा रहे हैं इसका मान क्या होता है 1/9 हो रहा है। 1/9 में क्या हो रहा है कम हो रहा है। देखिए हर वही रहेगा, यहाँ पे कमी होगी 9 से 8 आज का 12.5% हमारा क्या होगा इनका मान क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है चाहे जितनी बार दोहराते हैं लेकिन अपरिवर्तित मान जो है वही रहेगा। देखिए एक बेलन की त्रिज्या 3.22% घटाई जाती है तो बताओ ऊंचाई में कितने % की वृद्धि से कमी करने की वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए यहाँ पे क्या रखिए कोई प्रभाव न पड़े, मैंने बताया आपको कोई प्रभाव न पड़े या अपरिवर्तित है मान परिवर्तन न हो। देखिए 3.22% का मान कितना होता है 1/31। तो यहाँ पे क्या हो रहा है घट से एक वैल्यू जाहिर से बढ़ेगी, अंश वही रहेगा। ये अगर घट रहा है तो इसके ही एक इक्वालिटी हम हर में करते हैं। घट रहा 31 से माइनस कर देंगे 30 आ गया। 1/30 का मान होता है 3.3% होता है। एक बस में यात्रियों की संख्या निर्धारित है पहले स्टॉप पर 9.09% मतलब 1/11 यात्रियों संख्या में वृद्धि होती है तथा अगले स्टॉप पर x% यात्रियों की कमी आ जाती है। देखिए क्या कर रहा है कि एक बस में यात्रियों संख्या निर्धारित है पहले स्टॉप पर इतने परसेंटेज 9.9% यात्रियों संख्या में वृद्धि हुई, फिर अगले स्टॉप पर जो है कमी हो गई और अंत में बस में यात्रियों की संख्या प्रारंभिक स्थिति के बराबर है। देखिए मतलब समान है। तो बताओ x का मान क्या होगा, जो यहाँ पे x% कमी हुई है हमको यह मान निकालना है। देखिए जब भी अगर ऐसा भी बात हो कि एक में वृद्धि हुई एक में कमी हो और उसके बाद लास्ट में बोल दें कि उसका मान समान रहता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या स्थिति बराबर रहती है, तो अगर इसमें देखिए क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है 1.9 होता है, वृद्धि हो रही है मैंने 1 लिख दिया। 1/12 मतलब क्या हो गया है ना 1/12 के जैसे मान लिख देंगे कितना आएगा। देखिए जो ये 9.09 लिखा था इसका अगर 0 लगा दें हम तो ये देखिए कितना a गुना डायरेक्ट हो रहा है। तो 9 देखिए ये भी बटे या 9 क्या लिख देंगे 9/99 मतलब क्या आएगा 1/11 आ जाएगा, है ना। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और 1/12 का मान क्या होता है देखिए 1/4 का जब कितना होता है 25% होता है तो 1 यहाँ पे क्या हो रहा है 12 हो रहा है मतलब 3 गुना हो रहा है ना। तो 25/3 कर देंगे तो 25/3 कर देंगे तो जो है कितना आएगा 8.33। 1/12 का मान क्या होता है 8.33%। यही इसका आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो खपत 10 किलोग्राम कम हो जाती है, मतलब मूल्य वृद्धि होगा तो खर्चा जो 10 किलो कम हो जाती है
और पुराना बजट 1200 रुपये से 1100 रुपये हो जाता है, क्योंकि जो है मूल्य में वृद्धि हुई है ना, जो हम मतलब बता रहे हैं आपको। तो बताओ वस्तु का नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करो। देखिए हम जानते हैं, देखिए जो खर्चा होता है उसको बजट तो बात एक ही है, खर्चा को या बजट को बात एक ही है। तो बी बराबर पी क्यू, बी क्या होता है बजट होता है, पी क्या होता है प्राइस होता है, क्यू होता है क्वांटिटी। तो बजट बराबर क्या होता है प्राइस जो क्वांटिटी, या खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर क्या होता है मूल्य गुणे क्वांटिटी। तो यहाँ पे खर्चा या बजट क्या हो रहा है कि पुराना बजट 1200 से 1100 हो गया, मतलब पहले 1200 था, अब कितना हो गया 1100 हो गया। प्राइस में क्या हुआ 20% की वृद्धि हुई, मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 से 1 की वृद्धि 6 होगी। हमको क्या निकालना है, तो बताओ वस्तु का नया मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। प्रति किलोग्राम बोलो तो क्वांटिटी निकालना हमको। तो क्वांटिटी यहाँ से निकालना कितना आएगा 550/17 किलोग्राम। तो यहाँ से क्वांटिटी देखिए 55/72 आ गया, मतलब पहले 72 रुपये खरीद लिए थे, लेकिन बाद में जो 17 आ गए। तो खपत जो 10 किलोग्राम कम होती है, यहाँ पे कितना कमी हुई तो 17 हुई। 17 बराबर कितना 10 किलोग्राम, एक बराबर क्या हो जाएगा 10/17 17 लग दिया है ना। अब उसके बाद यहाँ पे हमको क्या निकालना कि वस्तु का नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करो। तो यहाँ पे न्यू क्वांटिटी खरीदा गया, कितने किलोग्राम खरीदा था है ना। तो अब जो है 55 हो गया है, क्योंकि ये जो 17 बराबर 10 किलोग्राम दिया था, हम यहाँ से ए का मान निकाल तो 10/17 आ गया। चूँकि हमको क्या निकालना कि वस्तु का नया मूल्य क्या हो, तो नया मूल्य जो 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई तो यहाँ पे कितना हो गया अब जो है 55 हो गया। मतलब हम अब जो चेंज होता है वो हमेशा किस में अंश में होता है जानते हैं हम लोग। तो मतलब परिवर्तन जो है अंश में होगा, मतलब 55 के हुआ तो 55 का मान निकाल लेंगे, तो गुणा 55 कर दिया हमने यहाँ से। तो न्यू क्वांटिटी आ गया खरीदा है ना, तो यहाँ से इतना हमारा आ गया। यहाँ से न्यू प्राइस निकालना होता हमको। ये देखिए जो आया है ये इतने किलोग्राम जो है खरीदा है, हमको क्या निकालना है नया मूल्य प्रति किलोग्राम। देखिए 1200 जब मूल्य में वृद्धि हुई तो 1200 रुपये से 1100 हो गया है ना। तो अब हमको नया मूल्य निकालना, तो 1100 बटे ये जो आया है 550/17 किलोग्राम, इसको हल कर लेंगे है ना। तो 1100 गुणे में 17 हो जाएगा, बटे में 550, यहाँ से हल कर लेंगे इसको यहाँ से। तो 34 किलोग्राम प्रति मूल्य आ जाएगा हमारा।